वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत हम लोग जलवायु के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के अंतर्गत शीतकालीन वर्षा का टॉपिक आता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एवं भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार उसी से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो शीतकालीन वर्षा में दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो वेस्टर्ली का पश्चिमी विक्षोभों से जो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, ठीक है, जिसको वेस्टर्ली भी कहते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो शरदकाल में जब वर्षा होती है पंजाब और तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है। तमिलनाडु में शरदकाल में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अब देखते हैं कथन और कारण संबंधी प्रश्न दिया गया है, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन में कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, तो जाड़ों में भी वर्षा होती है, आपको पता ही है, तो बिल्कुल मतलब कि सच है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। ठीक है, तो जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा जाड़े में वर्षा होती है, तो भी सही है, लेकिन इसको व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तो तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, तो देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। प्रतिचक्रवाती एंटी साइक्लोन के बारे में बता रहा है। एंटी साइक्लोन प्रतिचक्रवात स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। ठीक है, तेवल आपका कथन सही है। कारण जो है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली चक्रवाती स्थितियां जो है पैदा होती हैं। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, कारण जो है इसमें गलत है। पहले आपको चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, भारत में शीतकाल में वर्षा होती है तो उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में, नेचुरल डिजास्टर। वर्ष 2004 की सुनामी, 2004 में सुनामी आई थी, तो उसी के बारे में उस समय का एक पुराना क्वेश्चन है, पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था कौन सा था? कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। सुनामी जो होता है एक जापानी शब्द है सुनामी, और इसका मतलब होता है समुद्र में उठने वाली तरंगे। ठीक है, समुद्र में उठने वाली तरंगों को हम सुनामी कहते हैं। तो 2004 में सुनामी आया था, तो इसके बारे में पूछा गया था। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है वह था आंध्र प्रदेश सर्वाधिक, जो हुदहुद चक्रवात आया था तो उसमें आंध्र प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। सुनामी वार्निंग सेंटर, जब 2004 में सुनामी आया था तो उसका सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना की गई। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ओके, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। ओके, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। इसके बाद देख लिए सुमेलित करने को बोल रहा है, सुमेलित करने के लिए, तो इसमें है प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, और प्रदेश दिया है, किस प्रदेश से संबंधित है। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। तो बाढ़ जो है कहाँ पर आता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है। ठीक है, और एक मतलब कि गंगा नदी तंत्र है, उसके बाद बिहार में भी गंगा है, कोसी नदी है, इसके वजह से क्या होता है बिहार में कोसी नदी के कारण भी बाढ़ आती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आती है। ओके, भूकंप,
भूकंप जो है हिमालय का गिरिपद क्षेत्र जो है हिमालय का, वहाँ पर भूकंप अधिक आता है। उसके बाद सूखा 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 मध्य पूर्वी भारत, मध्य पूर्वी भारत में सूखा पड़ता है। चक्रवात चक्रवात कहाँ था? झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि होती है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया है। क्योंकि हमने बताया था कि कथन के बाद, कथन जैसे ही पढ़ने के बाद हम वहाँ पर क्योंकि लगा देते हैं, इससे हमारा जो है आसान हो जाता है। जैसे हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ। तो देखिए दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि खनन कार्य होने से क्या होता है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, मतलब जो पर्वत या पहाड़ है, तो खनन कार्य होने से क्या होगा कि नीचे वाला जो होता है खिसक जाता है आसानी से। ठीक है, तो भूस्खलन या लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती रहती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, ठीक है, जब गर्मी होगी तो वहाँ का क्या होगा, जो प्रेशर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा जब, तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। जब तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, दबाव, तापमान ज़्यादा होगा तो दाब वहाँ पे कम हो जाएगा। तो दाब जब कम हो जाएगा तो उस स्थान पर बाहर से तेज़ी के साथ हवाएं आती हैं। ठीक है, तेज़ी के साथ हवाएं आएंगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो पूछा गया है कि तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात अधिक आते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी अधिक होती है। कथन दिया है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सच है कि पश्चिमी तट की तुलना पूर्वी तट पे देखा होगा कि जो पूर्वी तट है, ये वाला जो एरिया पूर्वी तट है, तो इस पर क्या होता है, चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं, चक्रवात बहुत आते हैं क्योंकि भारत का पूर्वी तट, क्योंकि भारत का जो पूर्वी तट है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर चक्रवात अधिक आते हैं। ठीक है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन सही दोनों है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, कथन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है इसका। इसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो सर्वाधिक जो है प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पर आती हैं, उड़ीसा में आती हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, तो यहाँ देखिए उड़ीसा जो है आपका तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसलिए क्या होता है, ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चक्रवात वगैरह ज़्यादा यहाँ पे आता है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, कर्नाटक का पठार जो है यहाँ पर भूकंप वाले क्षेत्र में, भूकंपीय मेखला के क्षेत्र में नहीं आता है, वो भी उच्च तीव्रता की बात कर रहा है। भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है वह है, तो 4 जोनों में विभाजित किया गया है, 4 जोनों में विभाजित किया गया है। इसके बाद ये सुमेलित करने नगर दिया गया है, भूकंप मंडल दिया गया है। तो ये भुज क्षेत्र है, भुज कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान का जो भुज क्षेत्र है, भूकंप जो जोन है, मंडल है, 5वें में आता है। ठीक है, हैदराबाद, जैसे जैसे ये नंबरिंग बढ़ती जाती है,
2, 3, 4, 5, 6, 7 वैसे वैसे क्या है भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। तो ये 5वें जोन में आता है। हैदराबाद सेकंड जोन में रखा गया है। श्रीनगर 5वें जोन में है। चेन्नई क्या है दूसरे जोन में है। मतलब जहाँ पर ये दो जोन दूसरा जोन है ये आपका चेन्नई और हैदराबाद, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना कम होती है और आती भी है तो तीव्रता इसकी कम होती है। इसके बाद देखिए पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। ठीक है, उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, मतलब बार बार बाढ़ें आती हैं। तो क्योंकि गाद के नीचे पर डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो सिंपल सी बात है, नदियाँ जब बहुत तेज़ी के साथ जब बहती हैं, खास करके बरसात के मौसम में, तो साथ में ढेर सारा बालू और कीचड़ साथ में लेकर आती हैं। ठीक है, और वह क्या होता है कहीं न कहीं जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो उनका धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगता है, एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है, जिससे क्या होता है नदियों की गहराई कम हो जाती है। तो पूछा गया है कि इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, गाद के निक्षेपण के कारण नदियों की गहराई जो थी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। ठीक है, तो सही स्पष्ट भी इसको कर रहा है, कथन और कारण दोनों सही है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट दिया है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है या बाढ़ग्रस्त राज्य है तो बिहार है। भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है बिहार में आती है और यहाँ पर एक कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इतनी तेज़ी से इसमें पानी आता है, इतनी तेज़ी से पानी आता है इसमें कि अचानक क्या होता है इसका रास्ता बदल जाता है। तो रास्ता बदलने से क्या होता है कि कई जगहों पर बाढ़ की समस्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है पूर्वी क्षेत्र है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। ओके, इसके बाद देखिए ये मिट्टियों के बारे में डिस्कस करते हैं। मिट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मिट्टियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इतना अगर आपने मतलब कि याद कर लिया पढ़ लिया तो आपको इससे बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, आपको बस इसको बार बार क्या करना है रिवीजन करना है। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो बेसाल्ट लावा से जो मिट्टी बनती है उसे कहते हैं रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। रेगुर का नाम दूसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी। रेगुर को काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में है। देखिए 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, रेगुर ये तीनों रेगुर मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है। रेगुर मिट्टियों को काली मिट्टी भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। और ये जो होती है बेसाल्ट लावा से बनी हुई है। रेगुर मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में है। कथन दिया है दक्षिण ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं। ठीक है, ये तो सच बात है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। रीजन दिया है इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, तो आपका रीजन आपका गलत है। ठीक है, ह्यूमस से उससे कोई मतलब नहीं है, तो कारण गलत है, लेकिन ये सही है कि इसे काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और इसमें दक्षिण ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं। कथन देखिए फिर पूछा गया है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये भी पूछा गया है कौन सी मिट्टी कपास की कॉटन की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है, तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो गलत है। ठीक है, जैव तत्व इसमें नहीं पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी देखिए रेगुर मिट्टी, बार बार रिपीट हो रहा है ही। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, सच बात है, ये कथन सही है। और कारण जो है उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में, ये जो जैव पदार्थ वाला है यही आपका गलत कर दे रहा है। ठीक है, जैव पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो कारण गलत है। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। स्वतः कृषि मिट्टी कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। ओके, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मालवा के पठार में लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है तो काली मिट्टी। मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है उसे काली मिट्टी कहते हैं। वह मृदा जिसे
सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। काली मिट्टी में क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसी मिट्टी में, काली मिट्टी में जो फसल उगाए जाते हैं उनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, इरिगेशन कम होता है उसमें। तो काली मिट्टी के बारे में, और काली मिट्टी के बारे में अगर आपने इतना जान लिया तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लैटेराइट मिट्टी, क्योंकि मिट्टियों में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, तथ्य दिया गया है, और इसको हमें क्या करना है, बार बार इसको रिवाइज करना है। तो भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कथन सही है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, तो कथन सही है। कारण अधिकांश आंध्र प्रदेश की मिट्टी मखरला लैटराइट कहते हैं, मखरला या लैटराइट प्रकार की होती है। ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, कारण गलत है, कथन सही है। लैटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय क्षेत्र प्रदेश में अधिक मात्रा में लैटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ओके, लैटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। लैटराइट मिट्टियों में चूना नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में। वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है लैटराइट मिट्टी है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। दोमट या जलोढ़ मिट्टी, इसमें देखिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है क्योंकि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा, जल की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। वह मृदा जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता जो होती है सबसे कम होती है। ठीक है, यानी कि बलुई दोमट मिट्टी दिया है, दोमट मिट्टी नहीं दिया है। दोमट मिट्टी तो अधिक होती है, अगर उसमें बालू के अंश पाए जाते हैं तो उसमें क्या होगा, जल धारण क्षमता कम होती है। लोम, दुमट्टी जिसे कहते हैं, लोम क्या, लोम में मिलते हैं, मिट्टी के सभी प्रकार के कण लोम में पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, मिट्टी में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए पहला है, पश्चिम राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है तो कैल्शियम की। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। आलू, सोरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर, तो मटर। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट है और इसमें नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ओके, इसके बाद देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है उड़द। उड़द भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उगाई जाने वाली फसल है क्योंकि यह एक तरह से खाद की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, उड़द खाद की तरह भी कार्य करता है, इसीलिए मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है
तो फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता, विद्यमानता या फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता। तो आपको पता है अगर फेरिक ऑक्साइड अगर कहीं पर भी बनेगा तो लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है तो उसमें फेरिक ऑक्साइड के कण विद्यमान रहते हैं, इसीलिए उसका रंग जो है लाल दिखता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जिंक। जिंक जिंक को जस्ता कहते हैं। तो जिंक की क्या है, भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें जिंक की कमी होती है। ठीक है, हिमालय की मिट्टियों में कथन दिया है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण दिया है हिमालय में, क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो आपका देखिए ये वाला गलत है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है और हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। तो बिल्कुल सही है, दूर दूर तक वृक्ष ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वनाच्छादित है। इसके बाद पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में पानी अधिक होता है। ठीक है, मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.02 मिलीमीटर से कम होता है उसे मृत्तिका कहते हैं, उसे मृत्तिका कहते हैं। ओके, आप देख लेते हैं अम्लीयता के बारे में। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा जो होती हैं, एसिडिक एंड बेसिक सॉइल। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? पीएच जो था 6 से 7 होना चाहिए। पीएच अगर आपको पता होगा यहाँ बताए थे, देखिए 7 हो गया और ये आपका 14 हो गया। ठीक है, और ये आपका 0 हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल्स कहते हैं, पीएच स्केल। और पीएच स्केल के द्वारा पीएच मान ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ देखिए 0 to 7, 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो आपको पता है उदासीन मतलब हो गया वाटर, तो न्यूट्रल क्या होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, तो इसका पीएच 7 होता है। तो पूछा जा रहा है कि पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए सामान्य फसल उगाने के लिए। तो यहाँ देखिए 6 है, मतलब 6 से 7 होना चाहिए। कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, मतलब अम्लीयता बहुत कम उसकी होनी चाहिए, क्योंकि इधर से इधर जाने पे अम्लीयता घटती है 7 तक, और फिर 7 से 14 तक जाने में जो क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, तो जो इधर होगा, इधर क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से 0 की तरफ जाने पे अम्लीयता बढ़ेगी। तो 6 से 7 जो होता है बहुत ही कम अम्लीय होता है। तो कम अम्लीय मिट्टी की मतलब कि कम अम्लीय मतलब ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है सामान्य फसल उगाने में जो कि कम अम्लीय हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जैसे पीएच 6 से 7 होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है लाइम का। लाइम क्या होता है, बेसिक होता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो दिखा है तेजाबी मिट्टी। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है, अजीब तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तेजाबी मिट्टी का मतलब क्या हुआ, अभी बताया था, ये आपका 0 हो गया और ये आपका 7 हो गया। तेजाबी मतलब होगा कि जिधर 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। तेजाबी मतलब हुआ, हो सकता है मिट्टी का पीएच 2 से लेकर के 4 तक हो या 5 तक हो। तो 2 से लेकर अगर 4 तक पीएच है, या 0 से लेकर के 4 या 5 तक पीएच अगर है, तो उसे कहेंगे तेजाबी मिट्टी। मतलब अम्लीयता ज़्यादा है उसमें, अम्लीयता ज़्यादा होगी अगर एसिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो मतलब क्या होगा, उसमें तेजाब के गुण पाए जाते हैं। अम्लीय होगा तो क्या होगा, तेजाब क्या होता है, अम्लीय होता है। तो मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है, तो किसके द्वारा, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। और ये तो पता ही है कि लाइम द्वारा, लाइम बेसिक होता है। जब अम्लीय मिट्टी में लाइम मिला देंगे तो क्या होगा, उसको न्यूट्रल बना देगा वो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो 6 से 7 के बीच में पीएच पहुंच जाएगा। ओके, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। जिप्सम पता होगा आपको, जिप्सम से हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। ओके, तो जिप्सम का उपयोग खेतों में किया जाता है। इससे क्या होगा, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान हो जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। वो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र मतलब जो मिट्टियाँ होती है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक क्षारीय होती हैं। ये देखिए लवणीय मृदा, ठीक है, मतलब सलाइन सॉयल जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा है,
ठीक है। लवणीयता ज़्यादा है तो गुजरात में पाई जाती है। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। तो सिंचित भूमि पर जो लवणी भवन है का जो प्रभाव पड़ता है वह है, तो यह कुछ मिट्टियों को अपारगम्य बना देता है। यह कुछ मिट्टियों को क्या करता है? अपारगम्य बना देता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो जैसे कि टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे टाइप करके पूछ सकते हैं। इसके बाद चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है उसे कहते हैं अम्लीय मिट्टी। चाय बागानों में जहाँ चाय की फसल उगाई जाती है वहाँ पर मिट्टी जो है अम्लीय होना चाहिए, तो पैदावार अच्छी होती है। भारत के मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन मतलब, मृदा अपरदन का मतलब हुआ मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का अगर कटाव होगा तो क्या होगा? पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। मिट्टी का कटाव होना पौधों के लिए नुकसानदायक होता है और उसको जड़ों उसको जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे और उसका जड़ जो है मजबूत नहीं होगा। तो सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, ठीक है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र एवं चंबल घाटी में, तो पूछा जा रहा है कि मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो शिवालिक पहाड़ियों के जो क्षेत्र हैं एवं चंबल घाटी में, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है। वह अपरदन प्रारूप है अवनालिका अपरदन। अपरदन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि परत अपरदन होता है, अवनालिका होता है, ठीक है, रील अपवर्दन होता है। तो बहुत सारे अपरदन के टाइप हैं। अपरदन मतलब होता है इरोजन, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन जो होगा चंबल घाटी के जो खड्ड बने हुए हैं के निर्माण का कारण अपरदन है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, सही क्रम है। तो आसफाल अपरदन है, परत अपरदन है, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। ठीक है, तो सही क्रम है इसका। कृषि योग्य भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो भूमि के कारण अधिकतम तीव्रता से किसका होगा? सोरघम का होगा। ठीक है, फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। तो फसल चक्र अपनाने से क्या होता है कि जैसे कि इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फसल चक्र का मतलब हुआ जैसे बदल बदल करके क्या करना है? फसलों की बुआई करना। अब ऐसा नहीं केवल मतलब गेहूं और धान बो रहे तो गेहूं और धान बोए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जियों का मौसम आया तो उसमें सब्जियां लगा दिया गया, उड़द लगा दिया गया। ठीक है, तो बार बार इसको क्या करना है? क्रॉप रोटेशन को चेंज करना है। ठीक है, बार बार चेंज करने से क्या होगा? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है तो सॉर्गम है। और फसल चक्र आवश्यक क्यों है? मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल की पैदावार अधिक होती है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं। तो सस्यावर्तन, सस्यावर्तन इसे कहता है फसलों का हेर फेर। ठीक है, फसलों को बदल करके उसकी बुआई करना। इसके बाद देखिए वेदिका निर्माण, टेरेसिंग कहते हैं जिसे, और वायुरोध। ठीक है, और वायुरोध। वेदिका निर्माण करेंगे तो क्या होगा? मतलब कि मिट्टी की कटाव को रोका जा सकता है और वायु को अवरोध करके। कभी कभी क्या होता है तेज़ी से जब आंधी चलती है तो जो मिट्टी भुरभुरी होती है उसका अपरदन होने लगता है। और सस्यावर्तन तो है ही। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या जो है संबंधित है वन उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, वन उन्मूलन से, वनों की कटाई हो रही है तो इससे क्या होता है? मृदा अपक्षय की समस्या उत्पन्न हो रही है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वनारोपण द्वारा। ठीक है, वनारोपण द्वारा पेड़ पौधों
को लगा करके, अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगा करके हम क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका भरपूर लाभ ले सकें।